देखिए मेटलर्जी में हम लोग 3 तरह के मेटलर्जिकल प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, और वहीं से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो जो भी कॉमन मेटल्स की मेटलर्जीज हैं, अगर उनको कंबाइंडली स्टडी किया जाए, हम लोग 3 तरह की मेटलर्जीज बेसिकली डील करते हैं। सबसे पहले फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पायरोमेटलर्जी। केमिस्ट्री में पायरो का मतलब हीट होता है, तो पायरोमेटलर्जी मतलब ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन कराए जाएंगे। दूसरा केस फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी उन केसेस को बोलेंगे जहाँ पे रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलिटिकली करंट की हेल्प से करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिकली कराएंगे। और तीसरी कैटेगरी होती है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्यूशंस का रिडक्शन कराएंगे। सो बेसिकली हम लोग अपने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को 3 तरीके से डील करेंगे: पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी, these are the 3 different processes। तो पायरोमेटलर्जी में लिख लीजिए रिडक्शन एट हाई टेम्परेचर, अगर इसका मतलब लिखना है पहले तो पायरोमेटलर्जी में लिखिए रिडक्शन एट हाई टेम्परेचर। रिडक्शन एट हाई टेम्परेचर। तो इस केस में अगर एग्जांपल्स लिखने हैं तो जैसे आयरन मेटलर्जी है, टिन मेटलर्जी है, जिंक मेटलर्जी है, ये सब पायरोमेटलर्जी के टिपिकल एग्जांपल्स हैं। टिन की मेटलर्जी है, ये आपका केस हो गया पायरोमेटलर्जी का। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में जो होगा वो होगा रिडक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोल सकते हो अगर सिंपल तरीके से लिखना। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो ये बेसिकली हम लोग अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम के लिए फॉलो करेंगे। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और एल्यूमिनियम। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम की कैटेगरी जो होगी वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आएगी। और हाइड्रोमेटलर्जी का केस, अच्छा पायरोमेटलर्जी में जैसे कॉपर भी इंक्लूड कर सकते हैं। कॉपर का रिडक्शन भी सेल्फ रिडक्शन ही होता है बट रोस्टिंग के साथ कराता है, तो यहाँ पे भी आप कॉपर भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी के केस में क्या होता है कि सोल्यूशन से रिडक्शन कराना होता है। तो सोल्यूशन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के अगर हमने उसका रिडक्शन कराया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोमेटलर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस केस में जो कॉमनली मेटलर्जी फॉलो करते हैं दैट इज सिल्वर, गोल्ड एंड लो ग्रेड ऑफ ओर ऑफ कॉपर, लो ग्रेड ओर ऑफ कॉपर। आपको लीचिंग में बताया था मैंने, कॉपर का बैक्टीरिया एस्टोसोफोर के साथ लीचिंग करा के बाद में हाइड्रोजन से रिडक्शन करा देते हैं, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो कॉपर के केस में दोनों मेटलर्जीज फॉलो होती है। अगर पायराइट से रिडक्शन कराते हैं तो पायरोमेटलर्जी, और अगर लो ग्रेड ओर है कॉपर का या स्क्रैप है तो उससे अगर हम लोग कॉपर गेन करना चाहते हैं वी फॉलो हाइड्रोमेटलर्जी। सिल्वर एंड गोल्ड के केस में भी आपको पता है पहले साइनाइड सोल्यूशन बनाते हैं और बाद में उसको जिंक से रिड्यूस करा लेते हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी का मतलब हुआ सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट करके रिड्यूस कराएंगे तो पायरोमेटलर्जी। सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस कराएंगे, ज़्यादातर केस में मोल्टेन सॉल्ट्स का रिडक्शन कराएंगे, तो दैट इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और अगर सॉल्यूशंस के केस में रिडक्शन कराएंगे तो इट इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो बेसिकली हम लोग मेटलर्जी में 3 तरह के मेटलर्जिकल प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब वन बाय वन हम सारे मेटल्स की मेटलर्जी स्टडी करेंगे। अब देखो हम लोग सबसे पहले कॉपर की मेटलर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइटल लिखे मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो अब देखो आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल और चाहिए होता है, मेटलर्जी का कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे ये सेकेंड लेवल हुआ। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे कराते हैं वो स्टेप लिखना है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन में कौन से स्टेप फॉलो करते हैं वो लिखना है। रिडक्शन की कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे। और फिर
बाकी जितने अलग और सब्सटेंसेज हैं वो आपको वन बाय वन लिखना है। तो सबसे पहले देखो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में सबसे पहले प्रिंसिपल ओर लिखोगे इसमें, तो दैट इज कॉपर पायराइड्स। सबसे पहला केस लिखो प्रिंसिपल ओर, प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर इज कॉपर पायराइड CuFeS2। प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर इज कॉपर पायराइड्स, या कभी कभी केवल पायराइड्स भी लिख दिया जाता है। तो प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर इज कॉपर पायराइड CuFeS2, इससे हम लोग कॉपर गेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा दैट इज पायरोमेटलर्जी। ठीक है, ये अभी मैंने बताया कॉपर के केस में पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी अलग अलग केस अप्लाई करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ओर से अगर मेटलर्जी करेंगे दिस इज पायरोमेटलर्जी। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो फॉलो करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए यहाँ पे सल्फाइड ओर है तो फ्रॉथ रोटेशन फॉलो करेंगे। अब देखो फ्रॉथ रोटेशन क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ बार बार नहीं बताएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर डन बाय फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस। इसके बाद यहाँ कैल्शिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, यहाँ पे रोस्टिंग फॉलो करनी होती है क्योंकि सल्फाइड ओर है। यहाँ पे रोस्टिंग कराएंगे, लेकिन रोस्टिंग में ध्यान रखना होता है पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं और फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन। फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी जितनी भी सल्फाइड आर्सेनिक एंटीबॉडी वाली इम्प्योरिटीज थी वो सब रिमूव हो जाएंगी, और जो कॉमन रिएक्शन यहाँ वर्कआउट करेगी वो कॉपर और आयरन का सल्फाइड फॉर्म ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो प्रोसेस है Cu2S जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cu2O बनेगा, और केमिकल रिएक्शन के टर्म में लिखना है तो, और SO2 इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो Cu2O फॉर्म हुआ वो अगले स्टेप में सेल्फ रिडक्शन में Cu2S से रिएक्ट करके फाइनली कॉपर फॉर्म करेगा एंड SO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपका सेल्फ रिडक्शन हो गया। अब इस केस में जो आयरन था FeS फॉर्म में, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रोस्टिंग वाले स्टेप में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो FeO है ये यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक सब्सटेंस ऐड करा जाता है जिसको बोलते हैं फ्लक्स, और इम्प्योरिटी रिमूव होती है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉपर मेटलर्जी में जो स्लैग होता है FeSiO3, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ है तो ठीक से लर्न करना है। कॉपर मेटलर्जी का जो स्लैग होता है दैट इज फेरस सिलिकेट FeSiO3। ठीक है, और इस प्रोसेस से जो कॉपर फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इसलिए उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। अभी वो चीज़ डिटेल में लिख रहा हूँ, पहले स्लैग वाली बात ठीक से लिखनी है। तो देखो लॉजिक क्या होता है, जो फ्लक्स होता है उसके बारे में जरा यहाँ से लिख लो। यहाँ पे लिखो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस used to remove impurities in the form of slag if impurities are acidic, flux used is basic and vice versa। या दूसरे स्टेटमेंट लिखना है, और if impurities are basic or if impurities are basic flux used is acidic। जैसे यहाँ पे देख सकते हो FeO जो है वो बेसिक है तो SiO2 एसिडिक यूज किया है और उससे स्लैग फॉर्म हुआ है। तो पहला एक टर्म आपको फ्लक्स समझ लेना है। दूसरा टर्म यहाँ पे जो स्लैग लिखा है, वो जो स्लैग होता है वो लाइटर देन मेटल होता है और जनरली हमेशा मेटल के ऊपर फ्लोटिंग फॉर्म में मिलता है, जो कि उसके फर्दर एयर के कांटेक्ट में आने से बचाता है।
तो हम लोग स्लैग को तब तक रिमूव नहीं करते जब तक प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट ना कर लें, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, जो कि उसे फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकता है। अगले स्टेप में लिख लीजिए, स्लैग इज लाइटर देन slag is lighter than metal. Slag is lighter than metal and float. Slag is lighter than metal and float on metal surface and prevent direct contact of metal with air. Direct contact of metal with air. ये स्लैग का फायदा भी है और इम्प्योरिटी के फॉर्म में स्लैग रिमूव करता है। यहाँ पे स्लैग फॉर्म हुआ FeSiO3 के फॉर्म में। और कॉपर की जो मेटलर्जी है वो बेसिकली हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में परफॉर्म करते हैं। ये पॉइंट भी अलग से लिख लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन बाय वन जो मैं आप लिए लिख रहा हूँ। कॉमन प्रोसेस तो पहले ही लिख दिया, फ्लक्स के बारे में लिखा, यहाँ पे देखो स्लैग के बारे में अगला टर्म लिखा, अगर ध्यान से नोटिस करना है तो। इसके बाद इसकी फर्नेस के बारे में लिख लीजिए। फर्नेस के केस में लिख लो, रोस्टिंग ऑफ कॉपर ओर is performed in roasting of copper ore is performed in reverberatory furnace. Roasting of copper ore is performed in reverberatory furnace. In reverberatory furnace. अगर डायग्राम देखना है तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके लिए रिवर्बरेटरी फर्नेस बनाई हुई है। दिस इज योर रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, सिर्फ डायग्राम देख लेना, नथिंग स्पेशल। तो इस जगह से देखो हमने इसमें जो भी मटेरियल ऐड करना होता है, दिस इज द पॉइंट जहाँ से ऐड करते हैं। और अंदर सिलिका की लाइनिंग होती है, मैग्नेसाइट की लाइनिंग होती है, और हाई टेम्परेचर यहाँ पे गेन करके पार्शियल रोस्टिंग करा दी जाती है कॉपर की। तो इट इज परफॉर्म्ड एट रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन वर्कआउट करता है कॉपर के केस में, तो जो स्लैग फॉर्म होता है, स्लैग फॉर्म्स अपर लेयर, स्लैग फॉर्म्स अपर लेयर slag forms upper layer and जो नीचे होगा वो मोल्टेन फॉर्म में सब्सटेंस होगा, एंड मोल्टेन मास कंटेनिंग Cu2s and little iron, forming lower layer, forming lower layer is called copper matte, is called कॉपर मैटे। तो कई बार ये पूछा जाता है, तो Cu2s और FeS की जो लेयर होती है नीचे स्लैग के, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर मैटे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो हमारे पास कॉपर फॉर्म होता है रिडक्शन के बाद, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें लगभग लगभग 98% प्योर कॉपर होता है।
तो अगले स्टेप में लिख लीजिए बेसेबराइजेशन। कॉपर मेटलर्जी में जो एक अगला स्टेप फॉलो करा जाता है रिफाइनिंग के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बेसेबराइजेशन। तो बेसेबराइजेशन आपको बताया था कि ऑक्साइड के फॉर्म में इम्प्योरिटीज को रिमूव कराने की टेक्निक है ये, ठीक है ना। तो जो मोल्टन मैटे होता है, molten matter is heated in Bessemer converter. Molten matter is heated in Bessemer converter in the blast of air. In the blast of air, forms pure copper. यहाँ प्योर कॉपर फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। और ये लगभग लगभग 98% प्योर होता है, 98% प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर होती है। और फर्दर रिफाइनिंग की टेक्निक्स आपको पता है, यहाँ पे रिफाइनिंग कराने के लिए हम लोग या तो पोलिंग करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। लास्ट स्टेप लिख लीजिए रिफाइनिंग। और अगर इससे भी हाई प्योरिटी चाहिए होती है कॉपर की, तो रिफाइनिंग के केस में या तो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, या फिर कभी कभी पोलिंग भी किया जाता है, या बेसिवराइजेशन तो ऊपर बताया हुआ है। तो दीज आर फर्दर मैथड जिससे हम इसे और प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास लो ग्रेड कॉपर होता है, तो वहाँ पे इसकी हाइड्रोमेटलर्जी फॉलो करते हैं। तो ये मैंने एक पूरा प्रोसेस बताया आपको पायरोमेटलर्जी का। अभी यहाँ पे एक और केस लिखना होगा कॉपर मेटलर्जी में, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी और लो ग्रेड कॉपर। अगला केस लिखेंगे हाइड्रोमेटलर्जी फॉर लो ग्रेड ओर ऑफ कॉपर। अगर हमारे पास कॉपर पाइराइट से रिडक्शन प्रोसेस प्योर कॉपर गेन कर रहे हैं, वो मेथड आपको बता दिया है। अब अगर दूसरा केस ले रहे हैं, लो ग्रेड ओर है आपके पास अगर कॉपर का, और उससे आपको कॉपर गेन करना है, तो उसके लिए हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है वो आप लीचिंग प्रोसेस से फॉलो करते हैं rather than क्रॉस फ्लोटेशन। लीचिंग में आपको बताया था, लीचिंग या तो H2SO4 से कराते हैं या फिर बैक्टीरिया के हेल्प से कराते हैं, और फाइनली इसका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, प्रोसीजर। तो उसमें लो ग्रेड कॉपर की पहले लीचिंग करा लेते हैं और यहाँ रिडक्शन कराते हैं बाई हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है। और फिर इससे कॉपर गेन करने के बाद उसकी बाद में रिफाइनिंग करा सकते हैं। बस खाली 2 पॉइंट ऐड कर लेने। जो मेजर चेंजेस है वो यही है कि जो प्रॉपर ओर होता है उसमें हम लोग क्रॉस रोटेशन, रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं। और हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो उसमें लो ग्रेड ओर के साथ ऐसा किया जाता है, उसकी लीचिंग कराई जाती है विद बैक्टीरिया एंड H2SO4, इधर विद बैक्टीरिया और विद H2SO4। और बाद में अगर इसका रिडक्शन कराना होता है तो रिडक्शन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो बस प्रोसेस भी सेम है, बाकी इसके बाद इसका और कुछ स्पेशल नहीं है। दिस इज द टेक्निक विच विल फॉलो फॉर लो ग्रेड कॉपर, ठीक है। रिएक्शन के टर्म में अगर लिखना है तो लीचिंग के बाद जो कॉपर 2+ फॉर्म प्रेजेंट होती है उसको हाइड्रोजन गैसेस से रिड्यूस करा के कॉपर सॉलिड और पीएच प्लस करना है। ये इसका रिडक्शन प्रोसेस है जो लो ग्रेड कॉपर ओर के केस में अप्लाई किया जाता है। सो नेक्स्ट इज मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो आयरन का जो प्रिंसिपल ओर होते हैं वो दो होते हैं। प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट विच इज Fe2O3, और मैग्नेटाइट Fe3O4। दो प्रिंसिपल ओर कॉमनली फॉलो करे जाते हैं। तो दिस इज हेमेटाइट
या फिर इसका एक और होता है प्रिंसिपल ओर विच इज Fe3O4, दिस इज फॉर मैग्नेटाइट। तो प्रिंसिपल ओर यूज करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द ओर फॉलो करते हैं। अगर Fe2O3 होता है तो यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉश लगता है, ग्रेविटी सेपरेशन और hydraulic wash. So this technique is gravity separation और hydraulic wash, या इसी को कभी कभी लेविगेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग या इसी को कभी कभी लेविगेशन भी बोला जाता है। अलग अलग टर्म है जो यूज किया जाता है मेटलर्जी में। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। इसके बाद यहाँ पे कैल्शिनेशन फॉलो करते हैं, जो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म है। और अगर इसमें कभी कभी इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन, सल्फर या और भी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं तो फिर इस केस में रोस्टिंग भी फॉलो कर सकते हैं। तो कैल्शिनेशन टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरे पॉइंट में लिख लो इन केस ऑफ कार्बन, सल्फर, phosphorus, arsenic and antimony impurities, रोस्टिंग कैन ऑल्सो बी यूज, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज ऑक्साइड के फॉर्म में ही रिमूव होगी और किसी तरीके से इसको रिमूव नहीं करा पाते, तो इट इज इम्प्योरिटीज रोस्टिंग इज परफॉर्म। अगर इनमें से कोई इम्प्योरिटी फॉर्म है आयरन के अंदर तो हम लोग नॉर्मली रोस्टिंग फॉर्म कर लेते हैं, या अगर कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन ही फॉलो करेंगे, फिर वो डिपेंडिंग अपॉन द केस है। तो उसके केस में जैसे सल्फर है हमारे पास तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। अब बस ऊपर जो टेक्निक सिखाई है उनको बस फिट करना है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे टेक्निक फॉलो करी जाती है। और मैंने पहले ही बताया इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कोई भी स्टेप फालतू में परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर उसके बिना काम चल सकता है तो वो स्टेप एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह के सल्फाइड, आर्सेनिक, फॉस्फोरस तरह की इम्प्योरिटीज है उनको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? नॉर्मली कैल्सिनेशन फॉलो करते हैं, बट अगर इम्प्योरिटीज ऑफ कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक इस तरह के केस हैं जिनको ऑक्साइड के फॉर्म में आसानी से रिमूव कर सकते हैं तो रोस्टिंग भी परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है रिडक्शन स्टेप। तो जो रिडक्शन स्टेप है बेसिकली वो यहाँ पे स्मेल्टिंग होता है, कार्बन रिडक्शन। यहाँ हम लोग कार्बन रिडक्शन टेक्निक फॉलो करेंगे। कार्बन रिडक्शन या इसी को टेक्निकल टर्म में स्मेल्टिंग बोलते हैं। कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एट वेरी हाई टेम्परेचर कार्बन। यानी मेजर रिडक्शन जो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, और बहुत हाई टेम्परेचर पे देखेंगे तो सम रिडक्शन इज परफॉर्म बाय कार्बन ऑल्सो। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और जो यहाँ पे स्मेल्टिंग प्रोसेस है ये हम लोग परफॉर्म करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। तो यहाँ पे अगले स्टेप पे लिख लो रिडक्शन ऑफ आयरन इज परफॉर्म इन ब्लास्ट फर्नेस। परफॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। रिडक्शन ऑफ आयरन इज परफॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और देखो अगले पेज पर मैंने अपने ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिया हुआ, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ। दिस इज योर ब्लास्ट फर्नेस। पहले आपको थोड़ा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में समझना है। ब्लास्ट फर्नेस में बेसिकली 4 रीजन होते हैं, और उसको हम लोग बेसिकली 4 रीजन में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए।
ब्लास्ट फर्नेस के केस में तो देखो blast furnace have different temperature zones. Blast furnace have different temperature zones. बोर्ड्स में पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें अलग अलग टेम्परेचर्स पे किस किस रीजन में कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो देखो मैंने ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर साथ साइड में रिएक्शंस लिखी हुई है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए आपको आसानी से समझ आएगा। सो ब्लास्ट फर्नेस हैव डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, ठीक है। तो मैं उसके सारे जोन लिख रहा हूँ आपके लिए। इसमें जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होता है दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ कंबशन। सो दिस इज हाईएस्ट टेम्परेचर रीजन, जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन का जो टेम्परेचर रीजन होता है दैट इज 1500 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस कॉमनली। इस रीजन को बोला जाता है जोन ऑफ कंबशन, जिसमें नॉर्मली सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO भी बना सकता है या CO2 भी फॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। इस तरीके से दो पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो हाई टेम्परेचर रीजन में वर्कआउट करती है। दूसरा जोन जो होता है इसके ऊपर कुछ और ध्यान रखना है कि ब्लास्ट फर्नेस का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रीजन होता है वो बॉटम पे होता है। जितने नीचे जाते जाएंगे उतना हाई टेम्परेचर आता जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर चाहो तो ऐसे डायग्राम में इस चीज़ को लिख लो, नीचे की तरफ एरो बना के टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर नीचे होता है, लोएस्ट टेम्परेचर ऊपर होता है, तो जोन ऑफ कंबशन बॉटम पे हुआ। जोन ऑफ कंबशन के ऊपर जो अगला जोन होता है दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन की जो रेंज है वो 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस का ब्रैकेट है। दिस इज जोन ऑफ कंबशन। तीसरा जोन जो होता है दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, ये इसी को मिडिल जोन भी बोला जाता है कई बार। और उसकी टेम्परेचर रेंज होती है 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दिस रीजन ज़्यादातर रिएक्शंस वर्कआउट करती हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, जिसमें CO2 की कार्बन से रिएक्शन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 का कार्बन से रिडक्शन होगा, है ना, स्लैग फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे वर्कआउट होता है। तो वो भी हम लोग जब अभी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन की मेटलर्जी लिखेंगे तभी चीज़ समझ आएगी। अभी सिर्फ रीजन लिख लो। एंड द लास्ट स्टेप, लास्ट रीजन इज जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन, इसकी टेम्परेचर रेंज होती है 300 टू 700 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर जोन ऑफ रिडक्शन। ओके, तो ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार टेम्परेचर रीजन बताए जिनमें मेजरली रिडक्शन होता है। अब आपको इसका मेटलर्जिकल ऑपरेशन आयरन के लिए बताता हूँ कि आयरन में कैसे कैसे रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। तो अगर हम आयरन का रिडक्शन लिखें तो एट अराउंड 500 टू 800 केल्विन का जो रीजन है, लोअर टेम्परेचर रीजन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, उसमें कॉमन रिडक्शंस वर्कआउट करते हैं। तो पहले सारे रिडक्शन वाले रिएक्शंस लिखे देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आयरन के केस में मेजर रिडक्शंस होते हैं। जैसे पहली रिएक्शन में Fe2O3 जो था वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होकर Fe3O4 बनाता है, एंड CO2 गैस एस्केप करेगी। फिर जो Fe3O4 फॉर्म हो रहा ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होगा, इट कैन गिव यू डायरेक्टली प्योर आयरन। या फिर Fe2O3 का रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होने के बाद FeO भी फॉर्म हो सकता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे अलग अलग स्टेप्स पॉसिबल होते हैं। ये सब हमारा लो टेम्परेचर रीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन होने पर FeO एंड CO2 फॉर्म हुआ। ठीक है। और जो हाई टेम्परेचर रीजन है जहाँ पे मेजर रिडक्शन होते हैं, दैट इज 900 केल्विन टू 1500 केल्विन। सो एट 900 टू 1500 केल्विन जो दूसरी रिएक्शन फेज है, उसमें क्या होता है कि कार्बन का रिएक्शन CO2 से होकर 2CO फॉर्म होता है, जो मैंने मिडिल जोन बताया आपको। और FeO का रिडक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होकर Fe प्लस CO2 हो सकता है। ठीक है, क्लियर। ये दो मेजर तरह से रिडक्शन वर्कआउट होता है। और इस केस में जो प्राइमरली कॉपर के केस में जो इम्प्योरिटी फॉर्म है हमारे लिए वो SiO2 होता है। तो यहाँ पे स्लैग फॉर्म जो होता है वो दैट इज कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे एक रिएक्शन होती है CO3 है पहले। तो अगर स्टेप से लिखना है तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट हीट होके बनेगा CaO एंड CO2, और बाद में CaO प्लस SiO2 की रिएक्शन से CaSiO3 बनता है। तो यहाँ पे ये फ्लक्स होता है। और यहाँ देखो एसिडिक इम्प्योरिटी है सिलिका, तो बेसिक फ्लक्स यूज कर रहे हैं CaO, और ये यहाँ पे स्लैग फॉर्म है। तो आयरन मेटलर्जी का स्लैग याद रखना है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। कॉपर मेटलर्जी में वॉज फेरस सिलिकेट FeSiO3। ठीक है। अब रिडक्शन के बाद जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ कार्बन गेन होता है हमें, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कार्बन गेन होता है दिस इज कॉल्ड पिग आयरन। इसको भी लास्ट स्टेप में लिख लीजिए। आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, iron obtained from blast furnace is called pig iron. So iron obtained from blast furnace, iron obtained from blast furnace is known as pig iron. Known as pig iron. और pig iron जो होता है ये सब this actually contains 4% of carbon and many other impurities. ठीक है। और ये नॉर्मली ब्रिटिल नेचर का होता है। तो pig iron contains 4% carbon and other impurities. Carbon and other impurities. 4% carbon and other impurities. ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास पिग आयरन आया, इस पिग आयरन को हम लोग फिर से मेल्ट करते हैं और स्क्रैप ऑफ आयरन और कोक के साथ हॉट एयर ब्लास्ट में हीट करते हैं। तो उससे थोड़ा और प्योर फॉर्म ऑफ आयरन गेन होता है जिसको बोलते हैं कास्ट आयरन। नेक्स्ट लेवल यही है। तो अगले स्टेप में लिखिए पिग आयरन प्लस स्क्रैप आयरन प्लस कोक। उसको अगर हम हीट करते हैं तो उससे जो अगला फॉर्म आता है दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट 3% हो जाता है। कंटेन्स 3% कार्बन। ये पिग आयरन से बेटर फॉर्म है और ये भी हार्ड एंड ब्रिटल होता है। एंड इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। तो प्रॉपर्टीज में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन बेटर देन पिग आयरन तो हो ही गया। ठीक है। अब तीसरे स्टेप पे इससे भी प्योर फॉर्म ऑफ आयरन की तरफ अगर जाना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इसको हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं टू ऑक्सीडाइज द इम्प्योरिटीज। और तब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन आता है उसको बोलते हैं हम लोग रॉट आयरन। तो प्योरेस्ट फॉर्म या मैलिएबल फॉर्म ऑफ आयरन जो होती है दैट इज योर रॉट आयरन।
तो अगले स्टेप में लिखिए फिर से। तो लिखो कास्ट आयरन फर्दर रिड्यूस्ड कास्ट आयरन फर्दर रिडक्शन या ऐसे मत लिखो, इसमें लिखो impurities of cast iron are further oxidized in reverberatory furnace lined with hematite lined with hematite forms wrought iron। जो रॉट आयरन होती है इसी को हम लोग मैलिएबल आयरन बोलते हैं, और ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है जो हम लोग मेटलर्जी में गेन करते हैं। इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, जिसमें लगभग लगभग 0.5% कार्बन कंटेंट होता है। इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन लगभग 0.5% कार्बन इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, रॉट आयरन में लगभग लगभग 0.5% कार्बन इम्प्योरिटी होती है। अगर रिएक्शन के टर्म में ये लिखना है तो जो Fe2O3 था, तो उसमें कास्ट आयरन का जो एक्स्ट्रा कार्बन कंटेंट था उसको ऑक्सीडाइज करा के प्योर आयरन गेन किया। So it forms iron plus 3CO. This is the product form. ठीक है, तो ये जो प्योरेस्ट, इसके बाद आयरन को और फर्दर प्योरीफाई नहीं करते, मतलब आयरन के केस में रिफाइनिंग नहीं की जाती है। उसका लॉजिक है क्योंकि आयरन के केस में रस्टिंग वर्कआउट करती है, तो अगर हमें इससे और प्योर फॉर्म ऑफ आयरन चाहिए होता है तो हम आयरन को प्योरीफाई करने की बजाय उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज मोर प्रिफर्ड। सो नेक्स्ट केस इज मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल और होता है दैट इज बॉक्साइट। प्रिंसिपल और जो एल्यूमिनियम के केस में फॉलो करते हैं दैट इज बॉक्साइट। This is Al2O3.2H2O. This is principal O। अच्छा, इसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की यहाँ पे प्रोसेस पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में यहाँ पे टेक्निक फॉलो करते हैं लीचिंग, जैसे को आप केमिकल सेपरेशन बोल सकते हैं। और इसके 3 प्रोसेसेस आपको बताए थे, बायस प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस एंड सरफेक्स प्रोसेस। आयरन इम्प्योरिटी के केस में बायस प्रोसेस, कॉमन इम्प्योरिटीज में हॉल्स प्रोसेस, और सिलिका इम्प्योरिटीज में सरफेक्स प्रोसेस। 3 अलग अलग प्रोसेस आपको बताए थे। उससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लीचिंग प्रोसेस से हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं। दिस कन्वर्जन इज बॉक्साइट टू एल्यूमिना। 3 अलग अलग प्रोसेस हैं जो मैंने आपको पहले ही सिखाए हुए हैं, आप चाहो तो अपने आप लिख लो, अदरवाइज 3 प्रोसेस यहाँ बताए थे मैंने, बायस प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस एंड सरफेक्स प्रोसेस। चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ सिखाई थी। इसके बाद जो हमारे पास प्योर एल्यूमिना है इसका रिडक्शन करा था, और आपको बताया था एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रोमेटलर्जी फॉलो करते हैं। यहाँ प्रोसेस चलेगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे मोल्टेन एल्यूमिना का। तो रिडक्शन ऑफ, या बेटर टू से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो एल्यूमिना है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, दैट इज अराउंड
2000 डिग्री सेल्सियस या 2050 डिग्री सेल्सियस। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज अराउंड 2050 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आप क्या करते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कराने के लिए इसमें एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स नॉर्मली एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल सब्सटेंसेज होते हैं, तो यहाँ पे उस काम के लिए भी हम लोग क्रायोलाइट यूज करते हैं जो कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम ही है, एंड दैट इज कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट, या फिर CaF2 फ्लोस्फार यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके दो मेजर काम होते हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करते हैं और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। अगले पॉइंट में लिख लीजिए, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, to increase electrical conductivity of electrolyte and to increase electrical conductivity of electrolyte and to reduce melting point of alumina and to reduce मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। तो आप इसको जनरल टर्म की तरह याद कर सकते हो, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे मोल्टेन सॉल्ट का, वहाँ पे दोनों काम करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करानी पड़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कराना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सब्सटेंस ऐड करेंगे उसको यहाँ पे बोला जाता है फ्लक्स। सो टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, फ्लक्स इज एडेड। और यहाँ जो फ्लक्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं क्रायोलाइट, which is also an ore of aluminium, Na3Al(F)(6) and CaF2 and CaF2। यहाँ पे हम लोग क्रायोलाइट और CaF2 दो सब्सटेंस यूज करेंगे जो कि इस दो काम बेसिकली फॉलो करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम करेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। और फिर हम लोग इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं, और आपको याद होगा मैंने बताया था सेल में तीन बातें इंपॉर्टेंट याद की जाती है, एक एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रोसेस में जो एनोड यूज करते हैं वो तो होता है ग्रेफाइट रॉड्स। डायग्राम में देखो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखाया हुआ है, इसमें हम लोग कार्बन रॉड्स या ग्रेफाइट रॉड्स जो होती है दैट इज यूज्ड एज एन एनोड। और कैथोड के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टील या आयरन वेसल विच इज लाइंड विद कार्बन। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्टील और आयरन वेसल लाइंड विद कार्बन। ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट कंटेन्स मोल्टेन एल्यूमिना, Na3Al(F)(6) एंड CaF2। उसका अगर इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे और फिर सेल इक्वेशन लिख डालो फटाफट। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं हम लोग दैट इज मोल्टेन एल्यूमिना, और जो Na3Al(F)(6) डाला हमने उससे क्या हुआ कि जो एल्यूमिना पहले अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट था, वो रिड्यूस होकर अराउंड 8000 टू 1000 डिग्री 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। सो मोल्टेन एल्यूमिना, Na3Al(F)(6) और CaF2 ये सब्सटेंस होता है। और यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 रिड्यूस टू 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, और बेटर से 900 डिग्री सेल्सियस अगर बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है तो 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस बाय फ्लक्स। जो आपने फ्लक्स ऐड करा है उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना जो है रिड्यूस होकर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाता है। और फिर हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं।
अब देखो उसकी सेल इक्वेशन अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम का रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होगा। तो रिडक्शन प्रोसेस में कैथोड पे तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। उसका अगर रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करें तो कैथोड पे Al3+ आयन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड गेन करेगा। ठीक है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन तो नो डाउट ऑक्साइड आयन का होगा, और ऑक्साइड आयन फाइनली कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो 6 यूनिट ऑफ ऑक्साइड आयन विल फॉर्म 3 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल रिएक्शन तो ये वर्कआउट होगी, बट जो ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रोड पे जो प्रेजेंट कार्बन है उससे रिएक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन ना मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अगर सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पार्शियल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो बेसिकली इस मेटलर्जी में हमें एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म कैथोड पे मिलता है, और एनोड पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है रादर देन ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ एक्चुअली में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है। और इस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हॉल हेरॉइट्स प्रोसेस। इस चीज़ को भी जरा लिख लीजिए अलग से, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो राइट डाउन दिस reduction process is known as Hall-Heroult process. This reduction process is known as Hall-Heroult process. जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं हम लोग एल्यूमिनियम में करते हैं, दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज Hall-Heroult प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद इसकी रिफाइनिंग जो कराई जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और प्योर एल्यूमिनियम चाहिए होता है तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हूप्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, electrolytic refining to get purest aluminum, electrolytic refining of aluminum to get purest form, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो दिस इज नोन एज हूप्स प्रोसेस। known as hoops process. The production process Hall-Heroult process, refining process hoops process. तो देखो ये मैंने आपको पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जीज बता दी हैं। अब इसके बाद की कुछ कुछ मेटलर्जीज और हैं जो एडवांस लेवल के लिए रिक्वायर्ड है। अब ब्रीफली भी काम चलेगा, तो मैं आपको एक एक करके लिखता चल रहा हूँ। अगर बस ब्रीफली मेन बात लिखते चलिए जितना रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे पहले लिथियम के लिए लिख रहे हैं, तो मेटलर्जी ऑफ लिथियम आप देखो कॉमन टर्म में याद कर लेना है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा मोल्टेन सॉल्ट का, तो डायरेक्टली वही फॉलो करना है। तो मेटलर्जी ऑफ लिथियम से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो इसका जो प्रिंसिपल और हम लोग फॉलो करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में ही बताया था। इसका जो प्रिंसिपल और होता है दैट इज स्पॉन्टनी, फॉर्मूला लिखेंगे तो NiAlSi2O6 सिलिकेट फॉर्म है। रिडक्शन आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही होना है। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा तो बस में एक ही बात याद रखनी होती है कि फ्लक्स कौन सा ऐड करेंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कराना होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस फॉलो करने के बाद, अब बहुत डिटेल प्रोसेस नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो रिडक्शन कराएंगे वो क्लोराइड फॉर्म का कराएंगे। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा के इसको फाइनली करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगले स्टेप में लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
खाली मेन टेक्निक लिखी जाती है, बाकी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल प्रोसेस अपने कोर्स में वैसे ही नहीं है। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl कराएंगे, तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस होगा उसमें कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन वर्कआउट करा के इसको फाइनली LiCl में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ LiCl कराएंगे और इसमें KCl फ्लक्स ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन LiCl प्लस KCl इसमें फ्लक्स के फॉर्म में ऐड करेंगे टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझ आगे बात? बस इससे आपको प्योर एल्यूमिनियम लिथियम मिल जाना है, दैट्स इट। बाकी रिएक्शन लिखनी है तो रिडक्शन कराना है, Ni प्लस जो है अगर आपको स्टेप में लिखना है तो आपको पता है रिएक्शन हमेशा कैथोड पे होगी। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी उसमें Ni प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni सॉलिड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लिथियम की मेटलर्जी हो गई। अगला केस लिखेंगे मेटलर्जी ऑफ सोडियम, क्योंकि लिथियम का एस ब्लॉक में भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है तो वहाँ से भी इसका आने का प्रोबेबिलिटी कम है। अब सोडियम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम के केस में अगर हम इसका प्रिंसिपल ओर फॉलो करते हैं तो उसके बहुत सारे ओर्स हैं वैसे तो, अदरवाइज रॉक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट सबसे पहले केस में लिखें। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल ओर लिखें तो उसमें सबसे पहले रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आपको समझ में आएगा सोडियम क्लोराइड। इसके बाद चिली सॉल्ट पीटर, स्टार्टिंग में बताया था नाइट्रेट ओर, चिली सॉल्ट पीटर जैसे सोडियम नाइट्रेट, या फिर कभी कभी टिंकल यूज़ करते हैं, बोरेक्स वाला कंपाउंड, टिंकल या इसी को बोरेक्स भी बोलते हैं, Na2B4O7.10H2, उसको भी कभी कभी सोडियम ओर की तरह यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम कॉमन ओर्स, नॉर्मली चिली सॉल्ट पीटर से ऐसा करते हैं। ठीक है, अब इसके जो रिडक्शन प्रोसेस है वो भी आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे तो उसके दो प्रोसेस फॉलो करे जाते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिक टाइम बताया था, एक कास्टर्स प्रोसेस होता है और एक डाउन्स प्रोसेस होता है। दो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं, एक होता है कास्टर्स प्रोसेस। कास्टर्स प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आयरन कैथोड और निकेल एनोड के साथ, आयरन कैथोड और निकेल एनोड के साथ। दिस इज कास्टर्स प्रोसेस, डिटेल मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर में बताया था तब इलेक्ट्रोलिसिस सिखाई थी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो यहाँ पे फॉलो करते हैं दिस इज डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम क्लोराइड की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, और उसमें फ्लक्स के फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड with calcium chloride CaCl2 and potassium chloride as flux। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल यूज करते हैं उसमें आयरन कैथोड होता है और ग्रेफाइट एनोड होता है। आयरन कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड के साथ ये प्रोसेस वर्कआउट करते हैं और इससे हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम मेटल गेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली मेटलर्जी अगर यहीं पे लिखें तो इट इज मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम। देखो कीवर्ड्स बस केवल लर्न करने हैं, सब मैं एडवांस के एंगल से बातें बता रहा हूँ आपको। मेंस के लेवल या बोर्ड लेवल की जितनी बातें वो सब खत्म हो चुकी है। मेजर रिएक्शन मेजर केस वही है, तीन मेटलर्जीज जिन पे ज़्यादातर सवाल आता है, या प्रोसेसेस है जो मैंने आपको पहले सिखाए जो कॉमन मेटलर्जीज में काम करेगा। अब मैं आपको स्पेसिफिक मेटलर्जी बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एडवांस लेवल पर टेक्निकल सवाल आ जाता है, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो आप देखो अगला केस लिख रहे हैं हम लोग, दिस इज मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम के जो प्रिंसिपल और होता है वो हम लोग कार्नेलाइट यूज़ करते हैं, ऑल्दो मैंने कई और बताया आपको। कार्नेलाइट, डोलोमाइट, है ना, इप्सम सॉल्ट, एस्बेस्टस, मैग्नेसाइट, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो जो मैग्नीशियम की कॉमन मेटलर्जी फॉलो करी जाती है उसमें हम लोग कार्नेलाइट या फिर डोलोमाइट यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल ओर्स जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ऑल्दो और भी कई केस हैं, but जो कॉमन केस है वो है कार्नेलाइट, विच इज हेलाइड ओर, KCl.MgCl2.6H2O, या फिर एक और यूज बोला था ना डोलोमाइट, विच इज कार्बोनेट ओर, दिस इज कार्बोनेट ओर, CaCO3.MgCO3। ठीक है, कार्बोनेट इसका प्रिंसिपल ओर है। रिडक्शन यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक ही होना है। तो जो प्रोसेस है उसमें बस मेन टेक्निक क्या है कि हमें सम हाउ अपने ओर को कन्वर्ट कराना होता है MgCl2 के फॉर्म में। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ MgCl2 कराएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ MgCl2 परफॉर्म करना है, यानी कि आपके पास जो भी प्रिंसिपल ओर है उसको सम हाउ MgCl2 फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ MgCl2 मोल्टन फॉर्म में ध्यान रखना है। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम के हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा मोल्टन फॉर्म में। उसको सॉल्ट याद रखना होता है किससे करना है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ MgCl2 परफॉर्म करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए जो फ्लक्स यूज करते हैं दैट इज आइदर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड विद NaCl और KCl as flux, NaCl और KCl as flux। ठीक है, अब इस मेटलर्जी में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे MgCl2 विद NaCl KCl, या इसमें कभी कभी CaCl2 भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्लक्स। इस प्रोसेस पे आयरन वेसल जो है वो एनोड कैथोड की तरह यूज करेंगे। सो आयरन वेसल का कैथोड यूज करेंगे और कार्बन या ग्रेफाइट रॉड्स को हम लोग एनोड की तरह यूज करेंगे। कार्बन और ग्रेफाइट रॉड्स एज एनोड। ठीक है, बाकी फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव सब्सटेंस होता है इसलिए इस प्रोसेस में हम लोग स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक स्ट्रीम ऑफ कोल गैस पास करके रखते हैं सो दैट ये बाकी एयर से डायरेक्ट ना रिएक्ट करे, तो ये स्टेटमेंट अलग से लिख लीजिए। A stream of coal gas is passed through the pot to prevent the oxidation of magnesium metal। और बाद में अगर इसका रिफाइनिंग प्रोसेस लिखना है तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेसेस की रिफाइनिंग करते हैं। फर्दर अगर और प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम चाहिए तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेसेस की रिफाइनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट केस अगर चाहे तो कैल्शियम के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस से आप अगला केस लिख लो, मेटलर्जी ऑफ कैल्शियम। मेटलर्जी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के लिए जो प्रिंसिपल और होता है वो नॉर्मली लाइम स्टोन, मार्बल, चॉक, कार्बोनेट फॉर्म होती है बेसिकली। तो अगर हम कैल्शियम के लिए प्रिंसिपल और लेंगे, प्रिंसिपल और इन दिस केस इज नॉर्मली लाइमस्टोन, मार्बल, इन सब फॉर्म में लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ये सब इसके कॉमन और हैं। तो डोलोमाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस चलने वाला है इसमें वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फिर से, तो बिल्कुल कॉमन है। बस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे, वो कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म का जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड एज अ फ्लक्स ऐड कर लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन, अब आपको ये चीज़ अपने आप समझ आ रही होगी कि इसके पहले जो प्योरिफिकेशन ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस होगा उसमें हम ओर को करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है इसलिए उस डिटेल में नहीं जा रहा है, सिर्फ टेक्निक साइंस वाले पार्ट पे सीखना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड विद CaF2S फ्लक्स यूजिंग आयरन एनोड, सॉरी यूजिंग आयरन कैथोड
एंड कार्बन एनोड, और ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, एंड ग्रेफाइट एनोड। ये इसका सेल बनाएंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम गेन करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ टिन। अब ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी ब्लॉक में मेटलर टिन अपने कोर्स में है डिटेल में। तो मेटलर्जी ऑफ टिन, इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी ज़्यादा है तो एक तो पार्ट वन लिख देता हूँ। इसका जो प्रिंसिपल ओर होता है दैट इज कैस्टराइट। तो मेटलर्जी के लिए प्रिंसिपल ओर लिखेंगे तो इट इज कैस्टराइट। तो पहले इसका प्रिंसिपल ओर लिखिए, प्रिंसिपल ओर इज कैस्टराइट। फॉर्मूले में लिखना है तो SnO2। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए दो मेथड फॉलो होते हैं, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन, या कभी कभी मैग्नेटिक सेपरेशन भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ओर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के केस में हम लोग फॉलो करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। देखो वैसे तो ये ऑक्साइड ओर है, इसलिए इंपॉर्टेंट अभी ये बात आपको बतानी पड़ रही है। वैसे तो ये ऑक्साइड ओर है लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग रिक्वायर्ड होता है क्योंकि नॉर्मली जो ओर ऑफ टिन होता है उसमें सल्फर और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है, तो यहाँ पे रोस्टिंग करानी पड़ती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ये मिस हो जाता है दिमाग से, नॉर्मली हम रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स में कराते हैं बट यहाँ पे रोस्टिंग इसेंशियल होती है क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटी ऑफ ड्यू टू या टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक। तो ध्यान रखना है जहाँ पे भी सल्फर आर्सेनिक इम्प्योरिटीज होती है वहाँ इवन एक ऑक्साइड और है तब भी हमें रोस्टिंग करानी पड़ जाती है टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक एंड सल्फर, टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक एंड सल्फर। तो बेसिकली सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के SO2 और आर्सेनिक की रिएक्शन या AS2S3 फॉर्म हुआ या आर्सेनिक फॉर्म हुआ उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के AS2O3 और SO2। इसलिए यहाँ पे रोस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। अदरवाइज नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से और रोस्टिंग करा के इम्प्योरिटीज रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ जो रिडक्शन होता है दैट इज कार्बन रिडक्शन। यहाँ जो रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट इज स्मेल्टिंग और कार्बन रिडक्शन। तो यहाँ पे SnO2 फॉर्म था तो कार्बन से रिड्यूस करा के SN और CO बनेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जब कार्बन से रिडक्शन कराएंगे तो ध्यान रखना CO2 नहीं बनाते। अभी क्यों नहीं बनाते हम लोग चैप्टर के एंड में एल्यूमिनियम डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब बताऊंगा, अभी लॉजिक बस याद कर लो इस बात का। मेटलर्जिकल ऑपरेशन के रिडक्शन में कार्बन से जब भी रिडक्शन कराएंगे तो अवॉइड टू राइट CO2, वी राइट CO। ध्यान रखना है इस चीज़ को, तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बना के छोड़ेंगे। और इसकी जो रिफाइनिंग टेक्निक है वो हम लोग फॉलो करते हैं लिक्वेशन। रिफाइनिंग टेक्निक जो फॉलो करी जाती है वो होती है लिक्वेशन। ठीक है। फॉर रिफाइनिंग विल प्रेफर लिक्वेशन, रिडक्शन के लिए स्मेल्टिंग कार्बन रिडक्शन, और रिफाइनिंग के लिए लिक्वेशन प्रोसेस। रीजन क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है।